हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिंदी के चैप्टर पहलवान की ढोलक को पढ़ाने जा रहा हूं जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया जिले में औराही हिंगना गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 11 अप्रैल 1977 1977 पटना में बीमारी से हुई। शिक्षा इनकी क्या रही? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और भी कई शिक्षाएं उन्होंने ली, कई जगह शिक्षा जो है ग्रहण की। जीवन संघर्ष, पिता एवं दोनों भाइयों की मलेरिया से मृत्यु ने आपको ग्रामीण जीवन के संघर्ष के साहित्य की ओर खींचा। मतलब इन्होंने ग्रामीण जीवन का साहित्य इसलिए लिखा क्योंकि एक तो इन भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि इनके पिता की और दोनों भाइयों की मृत्यु किससे हो गई थी? मलेरिया से हो गई थी। और जो चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं पहलवान की ढोलक, उसमें भी बीमारी के ही बारे में बताया गया है। मलेरिया नाम की बीमारी और हैजे नाम की बीमारी के बारे में बताया गया है। शादी फणीश्वर नाथ रेणु की 3 बार शादी हुई थी, रेखा रेणु, पद्मा और लतिका से। देखिए, पहली शादी उनकी रेखा रेणु से हुई थी। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की पहली बीवी कौन थी? रेखा रेणु, पद्मा और लतिका। हाँ, ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन ध्यान रखना। रेखा रेणु, पद्मा और लतिका। रेखा रेणु उनकी पहली पत्नी जिनकी पहचान अज्ञात है, ठीक है। पद्मा उनकी दूसरी पत्नी। पद्मा के पुत्र पद्मा पराग रेणु फॉरबिसगंज से विधायक थे। फॉरबिसगंज से विधायक थे। इनकी पहली पत्नी के पुत्र पद्म पराग रेणु, ध्यान रखना। दूसरी पत्नी के पुत्र क्या नाम है इनका? पद्मा जी का। पद्मा जी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र जो है पद्म पराग रेणु जी फॉरबिसगंज से विधायक थे। लतिका उनकी तीसरी पत्नी एक नर्स थी जिनसे उनकी मुलाकात पटना मेडिकल कॉलेज में एवं अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई थी। उनका विवाह 1951 में, हाँ, जब 5 ईयर प्लानिंग आया था ना, तभी इनकी शादी हुई थी। लतिका ने रेणु के कुछ कार्यों, मतलब लतिका जी जो थी, उन्होंने रेणु जी के कुछ कार्यों से प्रभावित होकर शादी कर ली। तीसरी शादी कुछ कार्यों को प्रेरित किया जिनमें मेला, कुछ कार्यों ने प्रेरित किया, जैसे मेला आंचल उनकी एक सबसे अच्छा आंचलिक उपन्यासकार था, सबसे अच्छा आंचलिक उपन्यास था, जिसको पढ़कर कई लोग रेणु जी की जो है तारीफ करने लगे। परती परिकथा और मारे गए गुलफाम शामिल हैं। 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको मैं जैसा कि बता ही चुका हूं कि 2011 में ये जो लतिका जी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पहली रचना मेला आंचल है, आंचलिक उपन्यास है, जिसके लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला। यस, इसी के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पूछ सकता है वो आपसे ओटी में कि कौन सी रचना के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो मेला आंचल। कौन सी रचना है? आंचलिक उपन्यास। आंचलिक मतलब गांव के परिवेश से जुड़ी हुई रचना। प्रमुख रूप से देखा जाए तो इनको क्या देखिए और प्रमुख क्या है इनके जीवन में? 4 मार्च 2021 को आपकी जन्म शताब्दी मनाई गई। अभी 2021 में 4 मार्च को जन्म शताब्दी, ठीक है। 2016 में भारत सरकार ने आपके सम्मान में 5 वाले डाक टिकट जारी किए। ये देखिए, 5 रुपए वाले डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किए हैं इनके सम्मान में, फणीश्वर नाथ रेणु जी के सम्मान में। साहित्य में उन्होंने वास्तव में ग्रेट वर्क किया है। मारे गए गुलफाम इनकी जो रचना थी, पर तीसरी कसम फिल्म बनी, ये वाली फिल्म, ये तीसरी कसम फिल्म मारे गए गुलफाम पर बनी है। और इसमें इन दो लोगों की प्रेम कहानी जो है दर्शाई गई है। मित्र सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे आपके परम मित्र थे। यस, अग्गे जी इनके परम मित्र थे। कहानी संग्रह में अगर देखा जाए तो पंचलाइट, हाँ, पंचलाइट एक्चुअल में लालटेन गैस लाइट होती है, जिसको 2 ग्रुप के लोग जो है खरीद के लाते हैं।
एक ग्रुप के लोग खरीद के लाते हैं, और गांव में तो आपको पता है गांव में ग्रुपबाजी जैसी चलती है, एक और थोड़ा सा जातिवाद भी ज्यादा होता था। तो ऐसी स्थिति में एक ग्रुप के लोग लाइट खरीद लाते हैं, दूसरे पर वो जला नहीं पाते हैं, तो वैसे। और इसमें एक मुंगेरी नाम की लड़की भी है, उनकी और एक लड़के की प्रेम कथा चल रही थी, तो उसके चलते थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था। तो अलग टाइप की स्टोरी है थोड़ी सी, पंच लाइट, जिसमें वो लालटेन लेकर आते हैं, जला नहीं पाते, तो फिर दूसरे गुट के उसको बुलाया जाता है, जिसका हुक्का पानी बंद हो गया था, क्योंकि वो उसकी मुंगेरी की जो है, मुंगेरी जो थी उसके लिए वो क्या करता था, जाके गाना गाता था, और वो गाना गाता था, तो ऐसी स्थिति में वो उन्होंने शिकायत कर दी थी उसकी। तो ऐसी कुछ कहानी है पंचलाइट की। पहलवान की ढोलक, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, ये उनकी कुछ रचना है। कहानी संग्रह। अब कहानी संग्रह में प्रसिद्ध कहानी है, जैसे ठेस। ठेस में एक कलाकार को ठेस लगी हुई थी, क्योंकि कलाकार था जो पहले पुराने जो कलाकार नहीं होते थे, जो खटिया बना लेते थे, या फिर मूंज की रस्सी और हलवाहे, झाले, तमाम प्रकार की पत्तों की जो है कुछ टोकरी, ऐसी चीजें बना लेते थे ना। अब उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि अब मशीनों से चीजें होने लगी। तो यहाँ पर उस कलाकार की आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। तो यहाँ पर एक कलाकार की को किस प्रकार ठेस लगी थी, ये किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और इनकी जो कहानी, वो भाषा है, वो बहुत ही खड़ी बोली है, मतलब बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। संवदिया, इनकी रचना अच्छी है। ये भी कहानी है। मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, पहलवान की ढोलक, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी इनकी अच्छी रचना है। ध्यान रखना, ठेस, संवदिया, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट और पहलवान की ढोलक। विषय, अगर इनका वर्ण विषय देखा जाए तो वर्ण विषय कैसा रहा इनका? आपने हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक कथा की नींव डाली और ग्रामीण अंचल को अपनी रचनाओं की पृष्ठभूमि बनाया। ग्रामीण अंचल को ही आपने नायक बना डाला। इतनी अच्छी अंचल पर, आंचलिक तभी बोलते हैं, इतनी अच्छी रचना करना अंचल पर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र पर, कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को ही, गांव के लोगों को ही हीरो बना डाला। तो मतलब वैसे हीरो होते हैं, शहर से आते हैं हीरो, लेकिन मान यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही उसने हीरो बना डाला। इसका मतलब रचनाओं में दम है इनके। भाषा, रेणु जी ने आम बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया है, जिसमें तद्भव और देशज शब्दों की प्रधानता है। हाँ, कुछ संस्कृत से लिए गए शब्द और देशज शब्द, जिनका उद्गम का कुछ पता नहीं है, कहां से आए हुए हैं। तो ऐसे शब्द जो है, कैसे शब्द होते हैं? देशज शब्द होते हैं। जैसे कभी कभी हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि लोटे को गड़रुआ बोलते हैं। मैंने कई जगह देखा है, उसमें हिंदी में पढ़ा हुआ है। तो आम बोलचाल की भाषा में कई चीजों को हम बोलते हैं। तो रस्सी को जबरिया बोल देते हैं। शैली, इनकी शैली कैसी है? वर्णात्मक शैली है, जिसमें वर्णन किया गया है। इस शैली का प्रयोग कथा वस्तु को स्पष्ट करने, घटनाओं व चरित्र चित्रण के विकास में किया जाता है। जैसे पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन के चरित्र के विकास के लिए किया गया है। लुट्टन के चरित्र का विकास कैसे दिखाया जाएगा? वर्णात्मक शैली है। मनोवैज्ञानिक शैली, जहां पर पात्रों के मन में होने वाले अंतर्द्वंद को चित्रित करने के लिए इस शैली को अपनाया जाता है। यह शैली पंचलाइट कहानी में मुंगरी के चरित्र में मिलती है। हाँ, ये मुंगरी के लिए ही वो गाना गाता था। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, जिसमें हंसी और व्यंग हो, कमेंट। ग्रामीण जीवन की विषमताओं, रूढ़िवादिताओं, व्यंग्यात्मक ये हो गई। ग्रामीण जीवन की विषमताओं में व्यंग्यात्मक हो गई, रूढ़िवादिताओं ये व्यंग्यात्मक हो गई, हास्य भी हो गई। और वर्गगत वैमनस्यता, मतलब वर्ग जो दो तीन चार वर्ग बट जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है गांव में, और उसके चलते वैमनस्यता पल जाती है। उन चीजों पर भी तीखा प्रहार किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। आदि पर व्यंग करते हुए इस शैली को अपनाया गया है। यह शैली पंचलाइट कहानी में गांव के दो गुटों में परिलक्षित है। गांव के जो दो गुट थे, वो आपस में एक दूसरे से
जलते भुनते थे, और उसमें यह शैली जो है दिखाई गई है, कौन सी? हास्य व्यंग्यात्मक शैली। एक होती है भावात्मक शैली, आप मानव जीवन से संबंधित विभिन्न भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम तीसरी कसम में हीरा मन और हीराबाई की प्रेम कथा में उजागर हुई है। हाँ, ये स्टोरी मैंने देखी है, ये मूवी, उसमें हीरा मन और हीराबाई की दोनों की प्रेम कहानी है, ठीक है। तो ये उसमें भावनाएं छुपी हुई है, भावात्मक शैली है। ओके, साहित्य में स्थान, साहित्य में आपका उच्च कोटि का स्थान है। वैसे तो साहित्य में सभी लोगों का उच्च कोटि का स्थान है, जितने भी राइटर हैं, फिर लेकिन इनका एक प्रमुख स्थान है। आपने अपने साहित्य में मानव कल्याण की बात कही है, इसलिए आप अद्वितीय हैं। वैसे तो मानव कल्याण की बात सभी लेखक करते हैं। को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप एक आदर्श नागरिक रहे, क्योंकि आपने सरकारी पेंशन 300 रुपए, हाँ उस समय 300 रुपए सरकारी जो पेंशन मिलती थी ना प्रबंध, उसको भी क्या कर दिया? लौटा दिया सरकार को। तो आप एक आदर्श नागरिक थे। नहीं तो आजकल तो पैसे के लिए मरते हैं लोग, वह भ्रष्टाचार तक करते हैं पैसे के लिए, वो भी वापस कर दिया। हिंदी साहित्य जगत के लिए आपका योगदान सदैव याद रखा, आपका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। इसलिए हिंदी पहलवान की ढोलक। अब टाइटल जैसा देखने को मिल रहा है, उससे टाइटल बिल्कुल सुटेबल टाइटल नहीं लग रहा कि पहलवान और ढोलक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा होगा, पर कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्योंकि पहलवान की ढोलक, वास्तव में पहलवान ही ढोलक बजाता होगा। इस टाइटल के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं पहलवान की ढोलक को। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। भयार्त का मतलब होता है, भयार्त का मतलब होता है भय, भय में हो या डर से डरा हुआ व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ हो भयंकर तरीके से, तो उसे हम भयार्त बोलते हैं। क्या कहते हैं? भयार्त कहते हैं। तो जैसे एक बालक किसी चीज को देखकर जब डर जाता है, तो वो भय से भर जाता है। किससे भर जाता है? भय से भर जाता है। तो भयार्त हम उसके लिए शब्द यूज करेंगे। तो जैसे एक बालक भय से जकड़ा हुआ हो, वैसे ही पूरा गांव काय से डर थर थर कांप रहा है, मलेरिया और हैजे से कांप रहा है। किससे कांप रहा है? मलेरिया और हैजे से कांप रहा है। अब आप कहोगे सर मलेरिया से कांप रहा है। हाँ भाई, मलेरिया से कांप रहा है। आज मलेरिया का इलाज है बहुत अच्छा, पर एक समय था तब मलेरिया के लिए हमारे यहाँ क्या नहीं आई थी, जो मलेरियल जो आने। तो मलेरिया कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। मलेरियल पैरासाइट अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गए, तो ये समझ लीजिए 15 दिन में डेथ तय कर देगा ये। तो इसलिए मलेरिया से कांप रहा था उस समय थर थर पूरा का पूरा गांव। और अकेला मलेरिया थोड़ी कमाल कर रहा था, हैजा भी कमाल कर रहा था। हैजे से भी पीड़ित थे वहां के लोग। तो पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ी में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। कौन कौन साम्राज्य जमाए हुए बैठा था वहां की झोपड़ियों में? तो भाई अंधकार और सन्नाटा, दो चीजों का साम्राज्य था वहां पर। किसी के मुंह पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, और हो सकता है 13 बजे हों, लेकिन पूरे के पूरे गांव में सन्नाटे और अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरा और निस्तब्धता भी फैली हुई थी। निस्तब्धता का मतलब होता है एकदम से शांति, क्वाइटनेस, कोई किसी से कुछ कह ही नहीं रहा। कहां से कहे? हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी दुखी है, हर परिवार में बीमार है। और काय से बीमार है? कौन सी बीमारी से बीमार है? तो आपको पता लग गया होगा, मलेरिया और हैजे से बीमार है। तो पूरा गांव कौन सी बीमारी से पीड़ित था बताइए? तो मलेरिया और हैजे से पीड़ित था। तो किसका साम्राज्य था? अंधेरा और निस्तब्धता तो थी, अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य था। दोनों मिलकर सम्मिलित का मतलब हुआ दोनों मिलकर साम्राज्य जमाए हुए थे। कौन दोनों मिलकर साम्राज्य जमाए हुए थे? तो अंधकार और सन्नाटा, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी जो रात थी वो आंसू बहा रही थी। आंसू रात बहा रही थी? नहीं भैया, आंसू रात नहीं बहा रही थी। उस अंधेरी रात में जो पीड़ित लोग थे, वो बेचारे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, करहा रहे थे। रात आंसू नहीं बहा रही थी। रात में जो लोग थे वो क्या बहा रहे थे? आंसू बहा रहे थे। सब जगह दुख ही दुख पसरा पड़ा हुआ है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता और करुण सिसकियों, सिसकियों मतलब रो रो उस आंख से लेना, कुछ बच्चा रोता है छोटा वाला कैसे, तो वही सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो ध्यान रखना, ये जो शांति जो थी वहां, इतनी शांति थी कि हर व्यक्ति
और ये अपने कष्ट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कष्ट को सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि कष्ट जो है, क्योंकि सबके घर में कष्ट फैला पसरा पड़ा है। दबाने की चेष्टा मतलब प्रयास करना किसी प्रकार का। आकाश में तारे चमक रहे थे, और क्योंकि काली रात है तो आकाश में तारे तो चमकेंगे ही, चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। ये प्रकाश दो प्रकार का हो सकता है कि कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं कि इन बीमार लोगों को कोई आए और बचा ले। एक तो रोशनी की कोई किरण नहीं, और ऊपर से कौन सी रोशनी की किरण नहीं कि सूर्य देवता भी अस्त हो गए हैं अभी हाल फिलहाल। तो यहां पर प्रकाश का मतलब दो बातें हो सकती हैं कि एक तो सूर्यास्त हो चुका है तो अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, और ऊपर से किस इन लोगों के जीवन में प्रकाश की कोई किरण नहीं है, मतलब आशा की कोई किरण नहीं दिख रही कि कोई तो ऐसी दवाई आए जो पूरे गांव को मलेरिया और हैजे से बचा ले। तो अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति, कौन की ज्योति? आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, मतलब कोई अगर भावना के चलते अगर कोई सोचे कि चलो हम मैं हेल्प कर दूं, तो ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। मतलब अगर कोई प्रयास करता भी तो उसका प्रयास विफल हो जाता था, व्यर्थ हो जाता था। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, और अन्य तारे क्या करने लगते थे? उसकी असफलता पर हंस पड़ते थे। यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति सफलता की लिए आगे बढ़ता है और अगर कहीं वो असफल हो जाए तो दूसरे लोग उसकी खिल्ली उड़ाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते, और ये हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, आपको पता है ना, रात में सियार हू करके चिल्लाते हैं। वो जब हू करके चिल्लाते हैं ना, बड़ा ही गंदा सीन होता है वो। छोटे बच्चे तो चुपचाप सो जाते हैं, अगर उनको कह दो ना कि भेड़िया आ जाएगा ले जाएगा, तो भाई साहब वो बच्चा बिल्कुल उठेगा भी नहीं, सूसू भी नहीं जाएगा वो, उससे तो फिर सूसू भी भाई बेड पे ही कर लेते हैं कई बार तो कुछ बच्चे। सो ध्यान रखना, सियारों का क्रंदन। पेचक 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 मतलब कौन होता है? उल्लू। उल्लू तो जानते हो ना भाई, उल्लू भी नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है आप उल्लू नहीं जानते? उल्लू भी एक पक्षी होता है, ठीक है? आप गलत समझ गए क्या? पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, क्योंकि देखो ये दो लोग ही ऐसे हैं जो पूरे गांव में क्या कर रखा है इन लोगों ने? जो शांति थी उसको भंग करने का काम कर रखा है, क्योंकि पूरे गांव में हर आदमी दुखी है। और आप बताना, जब कहीं हम जाते हैं, कोई शांति से बैठा हो, कोई दुख कष्ट फैला हो किसी के घर में, तो हम वहां पर खिलखिलाते हैं क्या? हंसते हैं क्या? शोर करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी सब चारों ओर शांति ही शांति है, लेकिन इस शांति को भंग करने का काम दो लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बताइए जल्दी, कौन कर रहे हैं? हाँ, एक है ये सियार और दूसरा है ये उल्लू। ये उल्लू जो है डरावनी आवाज, कभी कभी निस्तब्धता। उल्लुओं की आवाज बड़ी डरावनी होती है रात में जब ये आवाज निकालते हैं, तो ध्यान रखना। गांव की झोपड़ियों से कराने और करने की आवाज, गांव की झोपड़ियों से कराने की, अरे राम हे राम मर गए, अरे मरे, अरे बचाओ, ऐसी आवाजें झोपड़ियों से आती थी। अरे राम, ये क्यों आ रही हैं आवाजें? क्योंकि बेचारे तड़प रहे हैं, बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं बीमारी से, और तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं ये लोग, गांव के लोग। आप जानते हो बीमारी बड़ी भयंकर चीज होती है। बीमारी में एक तो व्यक्ति दर्द से तो तड़पता ही तड़पता है, ऊपर से मानसिक रूप से भी तड़पता है और शारीरिक रूप से भी तड़पता है। हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। हाँ, इन झोपड़ियों में एक तो कौन की, देखो बाहर के जो वातावरण से कौन की आवाज आती थी? कि वातावरण से सियार और पेचक उल्लू की आवाज आती थी। लेकिन झोपड़ियों से किन की आवाज आती थी? तो झोपड़ियों से आवाज आती थी हे राम, हरे राम, हे भगवान की टेर सुनाई देती थी। टेर जानते हो आप लोग क्या होते हैं? टेर गांव में बोलते हैं, जा रहे उसको टेर ले आइयो, मतलब बुला ले आइयो। टेर मतलब पुकारना, ठीक है? तो भगवान को बुलाने की आवाज जरूर सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, निर्बल बच्चों के कंठ वास्तव में ही निर्बल हो चुके थे। क्यों निर्बल क्यों हो चुके? बल खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि बेचारों ने ना तो कई दिनों से खाया ढंग से, ना भोजन पानी उन्होंने ढंग से ग्रहण ही नहीं किया, और ऐसी स्थिति में शरीर में कहां क्षमता रह जाएंगी? तो बेचारे निर्बल कंठ से कुछ बोलते हैं और बोल नहीं पाते, तो क्या कहते हैं निर्बल कंठों से? मां मां
पुकार कर रो पड़ते थे बच्चे। कभी कभी ऐसा होता था कि अपनी मां को पुकार कर रोने लगते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, भाई आपको पता है कि ये हैजा और मलेरिया भयंकर बीमारी है, आप जानते हो अच्छे से, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। लेकिन जो काली रात की जो शून्यता होती थी उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता था। ये काली रात वास्तव में चुभने वाली होती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। हाँ, जो श्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनमें वास्तव में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। आपने देखा होगा, आपकी गली का कुत्ता रात में कभी कभी रोता होगा तो आप ये समझते होगे कि ये जानबूझ के टाइम पास करने के लिए रो रहा है। अरे भैया, वो टाइम पास नहीं कर रहा, या तो वो किसी घुसपैठिए को सूचना दे रहा है कि भाई मैं हूं यहां पर, और या फिर वो क्या भौंककर घुसपैठियों को सूचना दे रहा है और रो रहा है। तो हो सकता है शायद उसे ठंड लग रही हो या गर्मी लग रही हो या भूखा हो वो, या और अपने दोस्तों को बुला रहा हो। भाई उनकी लैंग्वेज हम तो जानते नहीं है, पर हम उनकी फीलिंग्स को कुछ हद तक समझते हैं। तो इसलिए हम ये जो कुत्ते भी हैं वो परिस्थिति को समझ लेते हैं, ताड़ लेते हैं और परिस्थिति के पहले ही रिएक्शन करना चालू कर देते हैं। तो यहां पर कुत्ते क्या कर रहे हैं बेचारे? तो कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर, दिन भर राख के घूरों पर, जैसे घूरा वर्ड सुना है आप लोगों ने? हाँ, कभी कभी कई पेरेंट्स ही बोल देते हैं अपने बच्चों से, है इसको तो हम घूरे पैसे लेके आए थे, इसको तो हम मंदिर में से उठा के लेके आए थे। बच्चों को चिढ़ाते हैं बच्चों को कुछ पेरेंट्स, इसको तो हम घूरे पैसे। घूरा मतलब एक प्रकार का कचरे का ढेर होता है, गांव में बना होता है, उस कचरे के ढेर को जो है घूरा बोलते हैं। तो उस घूरे पर क्या होता था, पहले गांव में घर पे जो खाना बनता था ना, तो खाना बनने के बाद राख निकलती थी चूल्हों से। जो राख निकलती थी उस राख को ले जाकर काय पर फेंक दिया जाता था, घूरों पर फेंक दिया जाता था। तो वो घूरे क्या होते थे, घूरों पर जो राख होती थी, गरम गरम राख होती थी। तो कुत्ते कभी कभी क्या करते थे, सर्दियों के समय में उसी राख में जाकर बैठ जाते थे और अपने आप को बड़ा आराम, कंफर्ट फील कराते थे। क्यों? क्योंकि वो राख गर्म होती थी और इन्हें सर्दी लग रही होती थी, और भी तो बड़ा अच्छा लगता होगा इन्हें, इसलिए घूरे में बैठ जाते थे। तो देखिए, सुनिए क्या लिखा है, कि वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, और दिन भर मतलब दिन भर तो पड़े रहते थे गठरी की तरह, और संध्या को ये कुत्ते क्या करते थे बेचारे, रात में सब मिलकर रोते थे। पता नहीं इनको क्या कष्ट है, पर ये परिस्थिति को ताड़ गए हैं, रिलेट कर गए हैं, और रिलेट करने के चलते ये समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने वाला है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, जानवरों में पता लग जाता है, जानवरों को एक दो दिन पहले ये सब पता लगने लग जाता है, उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो ये कुत्ते जो हैं परिस्थिति को ताड़ रहे हैं और रो रहे हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक, हाँ, एक व्यक्ति था जो संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा था। कौन सी बूटी की तरह? संजीवनी बूटी की तरह। कौन? बताता हूं मैं आपको। उस पूरे गांव में ये विभीषणता थी, मतलब एक तरीके से ये भीषणता थी। ये जो भीषणता थी मतलब एक तरीके से जो बहुत ही भयंकर रात थी, भीषणता मतलब भयंकर, तो जो भयंकर रात थी, उस भयंकर रात को ताल ठोक कर ललकारने वाला व्यक्ति एक ही था, वो था पहलवान। और पहलवान की ढोलक पूरी रात उस भीषणता को ललकारती रहती, उसको पछाड़ने का काम करती रहती। पहलवान की ढोलक ही ऐसी है जो किसको ताल ठोककर जानते हो? ताल ठोककर पहलवान आता है ना, आजा भैया लड़ ले भिड़ ले, वही ताल ठोककर ललकारती रहती। यहां पर पहलवान शरीर से नहीं लड़ रहा, यहां पर पहलवान ढोलक की ताल से लड़ रहा है। ढोलक की ताल को लड़ा रहा है उस भयंकर रात्रि से, उस भयंकर रात्रि को, उस रात्रि के इस कष्ट को दूर करने का काम कर रहा है। कौन? पहलवान, अपनी ढोलक बजाकर। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। और ये पहलवान जब ढोलक स्टार्ट करता तो जब सही संध्या से स्टार्ट करता और सुबह तक, प्रातःकाल, सुबह मतलब प्रातःकाल तक एक ही गति से ढोलक बजाता रहता, अपनी गति नहीं तोड़ता, निरंतर एक ही गति से। पहलवान ही ठहरा भैया, पहलवान है पहलवान। ओके, सो प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। और जो बजती ढोलक, उस बजती हुई ढोलक को यहां पर एक्चुअल में जिस राइटर ने ये लिखा है, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु ने, यहां पर गद्य में भी पद प्रकट कर दिया है, गद्य में भी पद प्रकट कर दिया। देखिए, मतलब एक ढोलक जैसी वस्तु को भी उसने ताल में बजा दिया है। देखिए, ताल मतलब लिखते समय वो भी चट धा गिड़ धा, क्या? चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चट धा गिड़ धा।
चटधा गिरधा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। मतलब यहां पर पहलवान जो है ये कह रहा है, पहलवान ने ढोलक के जो शब्द है, मतलब बजने वाली जो ताल है, उस ताल को शब्द रूप दे दिया है और कह दिया है कि जैसे चटधा चटधा गिरधा जो वर्ड है ना, इसका मतलब उसने बता दिया कि आजा काली रात्रि, हे बीमारी आजा भिड़ले, तू मुझे नहीं हरा सकती, तू मेरे मनोबल को नहीं तोड़ सकती। इस प्रकार उसकी ढोलक किसको ललकार रही है? उस भीषणता को ललकार रही है। नहीं समझ में आया? चलिए, बीच बीच में चटाक चटधा, भाई ताल बदल लेता होगा वो, थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा ऐसा है, लेकिन तो चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे। हाँ भैया देखना, इधर उधर मत पटक देना किसी को उठा के, नहीं पता लगे कोई चटाक चटधा पड़े हो तुम उठाकर पटक दो उसे। हाँ, उठाकर पटक दे मतलब यहां पर एक तरीके से जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको उठाकर पटक दे, मतलब अपने मनोबल को मत टूटने दे, जो तेरा मनोबल गिराने का काम कर रहा है उसे उठाकर पटक दे, इस बीमारी को उठाकर पटक दे, इस काली रात्रि की भीषणता को उठाकर पटक दे, लेकिन हार मत मान। ये कौन कह रहा है? यहां पर पहलवान की ढोलक कह रही है, उसकी ताल इसी प्रकार से बज रही है। यही आवाज, कौन सी आवाज? यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, और पूरे गांव में जो मृत सा पड़ा हुआ है, ये गांव जो आज चल फिर नहीं पा रहा, इस गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम कौन कर रही है? पहलवान की एकमात्र ढोलक कर रही है। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। तो लुट्टन सिंह पहलवान को पूरी इंडिया जानती है। अंग्रेजी बोल रहा, होल इंडिया के लोग जानते हैं उसे। अरे भैया, पूरे भारत के लोग उसे जानते हैं, जो पहलवान होते हैं उनको लोग जानते ही हैं। और हाँ भैया, ये बीच में प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आ गया है, इसको देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप, हम तो यहीं पर थे है। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो, जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। फेंकता था भाई साहब, कह रहा होल इंडिया के लोग जानते हैं, पर भाई होल इंडिया मतलब जिले भर के लोग जानते थे उसे, उसकी भाषा में होल इंडिया जानती थी, लेकिन उसको जिले भर के लोग जानते थे, क्योंकि देहाती पहलवान था। चलिए, अभी वो कोई इंटरनेशनल लेवल पर लड़ने नहीं गया था, जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। लुट्टन के साथ एक नाइंसाफी तो हुई बेचारे के साथ। क्या नाइंसाफी हुई? किसके माता पिता इसे कम उम्र में ही छोड़ के चल बसे। ऐसा नहीं है कि लुट्टन के माता पिता ने जानबूझ के आत्महत्या कर ली, ले बेटा तू रहे अनाथ, ऐसा नहीं है। क्या पता कैसी परिस्थितियां रही हो, लेकिन बेचारा अनाथ बालक हो गया। और एक अनाथ बालक की स्थिति आप तभी समझ पाओगे जब आप अनाथ बालक के पीओवी से, अनाथ बालक की तरफ से सोचोगे, तब आप समझ पाओ कि भाई उसे जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी अनाथ आश्रम में जाकर देखिए, उन बालकों के चेहरे पर कितनी शांति होती है, कितनी भावनाएं छुपी होती हैं उनके अंदर। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी। तो बेचारा लुट्टन अकेला रह गया, इसके माता पिता इसे छोड़कर चल बसे। सौभाग्यवश, हाँ एक बात अच्छी हो गई, शादी हो चुकी थी। 9 वर्ष की एज में ही वो शादी करके चले गए थे। कितनी साल की उम्र में शादी कर गए थे लुट्टन की? 9 वर्ष की उम्र में शादी करके चल बसे थे। चलो ठीक है, अभी तो खेलते होंगे बेचारे दोनों। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी मां बाप के का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। वाह, आपने सुना कभी सास ने दामाद को पाल पोस कर बड़ा किया? पैदा करके जो है सास के पास छोड़ दिया, जा ले बेटा आप सास के यहां रही हो। तो विधवा सास ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मजबूरी होती थी, पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, कम एज में शादियां हो जाती थी। तो जब कम एज में शादी हो गई तो अब कौन पालन पोषण करेगा? तो फिर सास ने विधवा, सास भी विधवा थी। अरे यार, इसकी जिंदगी तो वास्तव में वो वाला हिसाब हो गया इसका तो, कि आसमान से टपके तो खजूर पे लटके। वहां से पहले माँ बाप गए, अब यहां पहुंचा तो माँ सास भी कैसी है बेचारे की, विधवा सास है। तो फिर भी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसी सासें आजकल कहां मिलती हैं?
कोई नहीं पाल पोस के बड़ा करेगा किसी दामाद को। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, वो भी निपट लेता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता और धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। धारोष्ण का मतलब होता है ताजा दूध, भैंस का ताजा दूध पिया करता था। और गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। हाँ, गांव में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कैसे, जिन्हें दूसरे की परेशानी दूर करने में मजा नहीं आता। गांव में क्या सभी जगह होते हैं, दूसरे की परेशानी बढ़ाने में मजा आता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो, अनाथ हो, विधवा हो, विधवा व्यक्ति नहीं, स्त्री महिला हो, तो ऐसे लोगों को परेशान करने की बजाय लोग गिद्धों की नजर रखने की बजाय, गिद्धों की नजर रखते हैं उनकी मदद करने की बजाय, उन्हें परेशान करते हैं मदद करने की बजाय। मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। और वरना देखिए, वक्त सबका आता है इस दुनिया में, क्योंकि ऊपर वाले ने सबका हिसाब तय कर रखा है और मिलेगा वही। रिपीटेशन में आपको एक बात समझना, जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा, जो आपने किया है वो आपको भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट भी खराब हो सकता है, क्योंकि आपने जो बोया है, आपने जो किया है, वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए कि पूरा गांव के कुछ लोग उसे खरी खोटी सुनाते, बेचारी विधवा, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे की तरह किसको पाला, अपने क्या नाम है, लुट्टन सिंह पहलवान को पाला। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। वाह, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से बदला लेने के लिए सिर पर धुन सवार होती है। हाँ, जैसे वो एक मूवी थी राजकुमार राव वाली, उसमें वो ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है और बदला लेने के लिए मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, वो मूवी, उसमें यही सीन था, बदला लेने के लिए धुन सवार हुई थी कि बदला तो मैं लेके ही मानूंगा। फिर बाद में आईएएस बना, बाद में फिर वो सत्तू फत्तू फिर नहीं सुनता वो, फिर सत्तू का आएगा, सत्तू सर बोल सर। इसका मतलब ये हुआ लुट्टन सिंह पहलवान भी इस बात की जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं एक दिन इन गांव वालों से जरूर बदला लूंगा। ये मेरी सास को परेशान करते हैं, वो भी मेरी विधवा सास को परेशान करते हैं। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडोल तथा मांसल बना दिया था। सुडोल मतलब आपने देखा होगा ना, वो ऐसे होते ना, ऐसे हट्टे कट्टे होते ना, वैसा ही बना दिया था उसने। और ये बॉडी आर्ट, कोई लगता है क्या 2 मुक्का धर दूंगा अगर सामने आया कोई, तो ऐसा पक्का हो चुका था लुट्टन। और अब तो भाई देखो, सही समय पर आपने अपने शरीर को संभाल लिया तो संभाल लिया, अदरवाइज फिर तो आप लेके डोलोगे पेट, इतना मोटा पेट, और चल भी नहीं पाओगे। इसलिए बेटा अपनी हेल्थ इज वेल्थ, शरीर का भी ख्याल रखो, ना कि मोबाइलों में गड़े हुए दिन रात 10 साल, आंखें सूजी सी हो रही हैं, आंखें फूली सी हो रही हैं। क्या है बेटा, पढ़ाई कर लो, मोबाइलों में से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था मतलब कमीज, ठीक है, जो टीनेज कह सकते हो आप, में ही उसके सीने और बाहों को सुडोल तथा मांसल बना दिया। बढ़िया मांस चढ़ गया उसकी बॉडी पर। जवानी में कदम रखते हुए गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। अब तो गांव के लोग उसे समझने लगे कि वास्तव में कोई पहलवान है तो लुट्टन सिंह पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। अब तो वो अपने हाथों को ऐसे चलने लगा। कुछ लोग होते हैं, आप देखना, मैंने 1 आध 2 बार देखा है रास्ता में ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते। भाई क्या है ये, उनकी आदत हो जाती है, वो जिम कर करके बॉडी भी उनकी ऐसी हो जाती है, थोड़ा दिखाते भी है क्या हम जिम करते हैं, हमसे कोई लगता है क्या अपन को कोई। वैसे ही लुट्टन सिंह पहलवान भी क्या करने लगा, वैसे ही चलने लगा। कोई नहीं लगेगा अपन को रास्ते में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुट्टन सिंह पहलवान वैसे ही चलने लगा। 45 डिग्री की दूरी पर जो है वो मतलब हाथ फैलाकर चलने लगा। ध्यान रखना, ये डिग्री ध्यान रखना। हाँ, पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था और अब तो वो कुश्ती भी लड़ने लगा। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। कौन से मेला गया पूछेगा वो क्वेश्चन, कौन से मेले गया था बताओ। तो श्यामनगर मेले गया था। रामनगर मत कर देना, उसमें ऑप्शन भी रामनगर हो सकता है, ये पता लगा रामनगर टिक कर दो। भैया श्यामनगर और रामनगर में अंतर हो गया। श्यामनगर गया था। कहां गया था, तो एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया।
भाई थोड़े बहुत दांव पे सीख आया था, पहलवानों की कुश्ती देखकर उसके मन में उमंग आ गई, उसने यार मैं भी लड़ूंगा, थोड़ा बहुत तो लड़ लूंगा। कभी कभी लगता है ऐसा। दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। और देखिए भाई, जब जवानी होती है तो एनर्जी अलग ही होती है, स्फूर्ति अलग ही होती है, तो उस स्फूर्ति के चलते, उस एनर्जी के चलते उसके अंदर बिजली सी दौड़ गई। उसने कहा यार साला मैं भी लड़ूंगा, कोई रुकता है क्या अपन को। और लड़ने के लिए आगे बढ़ने को चला। आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। भैया शेर का बच्चा ये जंगल से नहीं लेके आए, इस शेर का बच्चा किसी को टाइटल मिला हुआ है, देखते हैं ये कोई बड़ा पहलवान होगा पक्का। तो उसने उस पहलवान को चुनौती दे दी जिस पहलवान को कोई चुनौती नहीं देता था। डायरेक्ट शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, लड़ेंगे आज अपन शेर के बच्चे से। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। और वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहले श्यामनगर मेले में आया था। और ये अपने गुरु बादल सिंह के साथ क्या देखने आया है? श्यामनगर का मेला देखने आया है, आया था, ठीक है, पहले पहले। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। और भाई देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये पहलवानी करते हैं ना, पहलवानों का शरीर हमें जैसे एक सामान्य व्यक्ति है उसे देखने में बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा बेकार सा लगेगा, क्योंकि वो बहुत फैला लेते हैं शरीर को, बहुत ऐसा शरीर ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। लेकिन पहलवान जो होते हैं ना, उन्हें वही शरीर पसंद है। वो जब वहां स्टेज पर जाकर एक बार दिखावा कर देते हैं ना, तो बस तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट होती है, समझ रहे ना, क्योंकि उन लोगों को वही अच्छा लगता है। तो पहलवानों का शरीर जो था वो पहलवानी टपक रही थी, उनमें से पहलवानी एक तरीके से अगर हम कहें तो क्या सुंदरता टपक पड़ती थी। तीन भाई एप्स वगैरह भी होते हैं उनके। सो 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की उपाधि, शेर के बच्चे का टाइटल उसने गेट कर लिया। तो व्हाट डिड ही गेट? द टाइटल ऑफ शेर का बच्चा। क्या अब तो लोग उसे क्या कहने लगे? शेर का बच्चा। क्यों? क्योंकि उसने पठानों को पछाड़ दिया। और किनको पछाड़ दिया? 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवान के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ दिया। उसकी जोड़ी के या उसकी उम्र के जितने भी पट्टे थे, पठान और पंजाबी, उसने सब पछाड़ दिए। वारे लुट्टन। अब देखिए, पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर ली। टाइटल मतलब उपाधि। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर, लंगोट, लंगोटी, हाँ वो लंगोट लगाते ना, लंगोट पहन के आ जाते हैं, वही वाले लंगोट लगाकर, और लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। वारे शेर के बच्चे। पहलवानों में एक हैबिट होती है, वो क्या करते हैं कि जब कोई नहीं भी लड़ रहा होता ना, तो अभी वो साले क्या करते हैं, सॉरी साले वर्ड गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। तो अभी वो क्या करते हैं, जाएंगे और दुलकी लगाएंगे। आज कोई लगता है क्या? चारों तरफ दिखाएंगे अपनी एनर्जी जाके। तो वही सीन था, बार बार बॉडी ऐसे करके दिखाएंगे। अरे एक्चुअल में वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसा वैसा भिड़ मत जाना, नहीं कचूमर बना देंगे। और इसी चीज से उन्हें इनाम भी मिलती है, शाबाशी मिलती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। इसी के चलते वो दुलकी लगाया करते हैं। अपने अपने बाहुबल का क्या कर रहे होते हैं? बाहुबल का दिखावा कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं अपने बाहुबल को। आगे सुनिए। लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। और सुनो, जिनके पास अच्छे दाव पेच नहीं है ना, वो तो उससे लड़ते भी नहीं थे, घबराते थे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब साला हड्डी पसली एक कर दे, कचूमर बना दे। इसलिए कोई देसी पहलवान उससे उलझता नहीं था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल्स को सत्य प्रमाणित करने के लिए वह चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। और असल नाम तो उसका चांद सिंह था, टाइटल क्या मिला था उसे? शेर का बच्चा। तो वही चांद सिंह या फिर वही शेर का बच्चा बीच बीच में दहाड़ता था। इनकी दहाड़ने की आवाज अलग सी होती है यार। हाँ, तो बीच बीच में दहाड़ता था और गुर्राता था, कोई नहीं लगता अपन को। तो देखिए, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। व्यवस्था बन गई उसकी, बढ़िया व्यवस्था बन गई। अब तो राजा के दरबार में रहेगा चांद सिंह, इट मीन शेर का बच्चा। उसने कहा श्यामनगर के राजा के दरबार में ही रहेगा। अब ये राज दरबारी पहलवान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज दरबारी। चांद सिंह की व्यवस्था बनने वाली थी।
उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन ने सोचा कि आज मैं लड़ता हूं इससे, मैं देखता हूं इसको, बड़ा शेर का बच्चा बना फिर रहा है। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित मतलब थोड़ा सा, किंचित मतलब थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। पहले तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, तू मेरे से लड़ेगा कभी? बेटा अच्छा बेटा तू मुझसे उलझ रहा है, आजा बेटा आजा, पहले तेरे ही हलवा बना दूं। तो वो उससे जो है बाज की तरह टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। और ये दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई मतलब, अरे दर्शकों की भीड़ कह रही है बेटा मत लड़े वासो, वाको नाम का है, चांद सिंह है, वो शेर का बच्चा है, लुट्टन भगया आजा, वापस आजा, तेरो हलवा बना देगा वो। तो क्या कह रहे हैं देखिए, पागल है पागल, ओए पागल है क्या पागल, मरा ये मरा ये तो गया, हाँ मरा ये तो गया, इसका तो काम हो गया आज। लुट्टन सिंह पहलवान का तो आज राम नाम सत्य करके ही छोड़ेगा चांद सिंह। लेकिन सुनिए, ये पब्लिक विभिन्न प्रकार की बातें कर रही है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। वो भी पैच चलने लगा, वो भी दाव चलने लगा, दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर घर जाओ। है राजा ने, ये तो यार बेइज्जती हो गई है। कभी कभी जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेटा आ जाओ, आज आपसे टेस्ट लेता हूं। तो एक बच्चा जो आज ही नया आया था पढ़ने के लिए, वो कहने लगा सर मैं भी टेस्ट दूंगा। अरे बेटा तू आज टेस्ट लेने दे, तू ऐसा कर, हिंदी के राइटरों का नाम याद कर ले 2-4 का और चुपचाप घर जाओ। मुझे बुरा लग गया ये बात, ऐसे कैसे कर जाऊं, मैं तो लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। कौन बोला? अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो जाओ, तुम पागल हो, जाओ, पागल हो क्या, जाओ अपने घर जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, सबने उसे डराया धमकाया। क्या कर रहा है वे, काहे को उलझ रहा है तू उससे, तेरी हड्डी पसली एक कर देगा, मर जाएगा, तू मुझसे उलझ रहा है, जाकर। लुट्टन सिंह के दिल में आग लग गई, मैं नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा। सब लोग मना कर रहे हैं, दे मैं गोश्त नहीं, गोश्त मतलब मांस नहीं है कि भैया फ्लैश तेरे अंदर है नहीं है, मांस तेरे अंदर है नहीं है, और तू लड़ने चला है उससे। कहने का मतलब हो गया कि यहां पर कह रहे हैं कौआ चला हंस की चाल, ठीक, कौआ कह रहे हैं उसे, देख में गोश्त नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, वो भी किससे लड़ रहा है, शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, सब लोग सरकार मतलब राजा वाजा सब मंत्री सब समझा रहे हैं, बेटा मान जा, दुहाई सरकार, हाँ सरकार दुहाई, हो तो लड़ेंगे, मैं ना जाएंगे, बेइज्जती आ जाएगी। कौन कह रहा है? लुट्टन सिंह पहलवान कह रहा है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक के मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं, मिले हुक्म, मुझे हुक्म दो, मुझे परमिशन दो, मैं तो लड़ूंगा। किससे लड़ूंगा? शेर के बच्चे से लड़ूंगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था, गिड़गिड़ा रहा, हुक्म, दुहाई, मुझे लड़ने का मौका दो। हाँ, भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ बड़ी अधीर मतलब धैर्य हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे, अब ढोल बजना भी बंद हो गया था, क्योंकि थोड़ा बातचीत चलती है तो फिर थोड़ा सा माहौल शांत हो जाता है। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। अच्छा साले, हम तक हार गए वासों और तू लड़ने चला है उससे, हम भी हार गए उससे, क्या तू उससे लड़ रहा है पागल सा, तू लड़ेगा उससे तो मतलब ये तो हमारी भी बेइज्जती हो रही है सरासर, लड़ गए यहां से। पंजाबी पहलवान भी गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही, सॉरी पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अब होता है, देखो भीड़ होती है तो भीड़ में 4 इधर के होते हैं, और अगर 24 उधर के तो 4 तो इधर के होंगे। तो लुट्टन को लड़ने दिया जाए, कुछ कह रहे हैं रहने दो साहब, जे मरमरू जाएगा बालक है, जाने दो इसको। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। चांद सिंह व्यर्थ मुस्कुराने की, ऐसी क्या बात है कि वो व्यर्थ मुस्कुरा रहा है? क्योंकि चांद सिंह समझ गया कि ये पट्टा कर रहा है, तो चांद सिंह मुस्कुरा रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा, मुस्की दे रहा है कि अपन से लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये बालक है अपने सामने। इस तरीके का बिहेवियर चांद सिंह कर रहा है।
लेकिन व्यर्थ है इसका मुस्कुराना। देखिए आप, चेष्टा कर रहा था, पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। मतलब चांद सिंह समझ गया एक ही बार में कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो लुट्टन सिंह है, वो कोई ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, बड़ा ही हट्टा कट्टा पहलवान है, और वास्तव में ही इसके अंदर पहलवानी के गुण हैं। पर वो ये सोच रहा था कि अब ये बिना लड़ाई चला जाए, जनता का फैसला आ जाए, मैं विजेता घोषित हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होने जाने वाला। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, कोई बात नहीं, जाओ लड़ो। लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दोबारा से बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। दर्शक फिर से हैप्पी हो गए, फिर से चिल्लाने लगे, कोलाहल बढ़ गया, शोर बढ़ गया। कोलाहल मतलब आवाज तेज हो गई, शोर तेज हो गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, क्योंकि चांद सिंह की कुश्ती देखने के लिए वो जरूर जाते थे। चलो चांद सिंह की जोड़ी हो रही है, चांद सिंह की जोड़ी कुश्ती हो रही है। दौड़कर सारे दुकानदार भी पहुंच गए जो अपनी दुकानों पर थे, और ढोल फिर से बजने लगा, वो बाजे फिर से बजने लगे। और क्या बजने लगे? चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। हाँ, वो ढोल जो चुप था वो अब उसके कानों में बोलने लगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लुट्टन सिंह पहलवान ढोलक भी प्यारी बजाता और ये ढोल की ताल से सुर मिलाने की क्षमता रखता है। और ये सुर जो है कैसी उसमें मिला रहा है? पॉजिटिव एनर्जी में मिला रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि भैया ढोल बज रहा है तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। उस ढोलक की आवाज में उसने क्या ढूंढ लिया? एक ऐसा स्वर ढूंढ लिया जो उसे क्या कर रहा हो, उसको प्रोत्साहित कर रहा हो। उसने उसकी चट्टा गिड़धा वाली जो आवाज थी उसे प्रोत्साहित करने वाली आवाज लगी, और उसने उसी ताल पर अपने आप को चलाना चालू कर दिया। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना। ठीक है, अर्थात वाह पट्टे। मतलब उसे ऐसा लगा कि ये ढोल मुझसे कह रहा है, वाह पट्टे वाह, सही लड़ा तू, सही डिसीजन रहा तेरा। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। भैया चांद भी सोच रहा था पहले दाव में ही निपटा दूं इसे, तो उसने पहले दाव में ही क्या किया? भयंकर तरीके से दबा लिया। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई तो उसे दबा लिया, और दर्शक चिल्लाने लगे। दर्शक क्या चिल्ला रहे हैं? अरे गया गया गया, अरे गया, मरा, ये तो गया। कौन गया? लुट्टन सिंह गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, और तालियां बजाकर कौन के पक्ष में बोल रहे हैं कुछ दर्शक? हलुआ हो जाएगा बेटा तेरा, तो हलुआ बना देगा वो। हलुआ मतलब चटनी थी, पीस देगा तेरी, हलुआ हो जाएगा। हलुआ हंसी खेल है? हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है, बच्चू मारा जाएगा, निकल ले यहां से। चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा। मतलब मत डरना, मत डरना, मत डरना। अब ढोलक की आवाज लुट्टन के कानों में गई, और चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा, मत डरना, मत डरना, मत डरना। बस उसने कहा मुझे डरना नहीं है। उसने थोड़ा शांति से ढोलक की ताल के साथ ताल मिलाना शुरू की। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। चित्त, जब कुश्ती लड़ते हैं तो ऐसे पसार दो किसी को, वो चित्त कहलाता है। तो वो उसको सीधा पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीधा पसारना इतना आसान नहीं था। उसको चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना, कुछ लोग बोल रहे होंगे, वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा। बादल सिंह जो उसका गुरु था चांद सिंह का, वो सोचता है बहादुर, बेटा दफना दे इसको, खत्म कर इसकी स्टोरी। गुरु उत्सव प्रोत्साहित कर रहा है चांद सिंह को। क्या कह रहा है? वहीं दफना दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही, लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही। भाई चांद सिंह भी कोई ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, वो भी अच्छा पहलवान है। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था, क्यों भाई, ताकत लग रही थी उसकी, शरीर जो है दबा रखा था उसने।
उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी, उसकी छाती ऐसे लगा, उसे ऐसा लगा ताला मेरे ऊपर जैसे 5 कुंटल का वजन धर दिया हो, 5 कुंटल की सिला धर दी हो, क्यों भाई वो भी पहलवान था, हट्टा कट्टा पहलवान था। फटने को हो रही थी, राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सब लोगों ने कहा चांद सिंह जीत गया, चांद सिंह जीत गया, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, उसकी एंड नहीं हुई, क्योंकि लुट्टन सिंह अभी चित्त नहीं हुआ है। तभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। वो अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि सब लोग किसकी शाबाशी कर रहे हैं, सबको किसको शाबाशी दे रहे हैं, चांद सिंह को शाबाशी दे रहे हैं, तो अकेला लुट्टन और उसको प्रोत्साहित करने वाला वो ढोल की आवाज। बस उसने ढोल पर कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे अर्जुन ने शुक के नेत्र पर एकाग्रता रखी थी, वैसे ही उसने ढोल पर एकाग्रता रखी। ढोल की ध्वनि उसे प्रोत्साहित करती रही। तो चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए, और चित्त में एकाग्रता होगी तो कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा चित्तस्य एकाग्रता होनी चाहिए। चित्त में क्या होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। जो चित्त से एकाग्र होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सक्सेस होता है, जरूर सफल होता है। जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी खुद की परीक्षा ले रहा है। अपन लोग तो कभी खुद बैठ के कुछ बहुत सारे जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने प्रयास ही नहीं करते, और इसी कारण लोग हमें पछाड़ देते हैं, क्योंकि हम खुद की परीक्षा नहीं लेना जानते। अपने आप की परीक्षा लो, ना कि दूसरे की। सर वो नकल कर रहा है, सर वो पढ़ता नहीं है, सर वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये ऐसा है। भाई इस पर दिमाग मत लगाओ, अपने पर दिमाग लगाओ, अपनी परीक्षा लो। जिस दिन आप अपनी परीक्षा खुद की लेना सीख जाओगे, अपनी खुद की परीक्षा जब आप ले लोगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ हम कितने पानी में हैं। लेकिन आप तो दूसरे की परीक्षा के लिए तैयार बैठे हो। यार तू बता तेरे को क्या आता है, खुद से कुछ नहीं लेना देना है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना है। सबसे पहले हमें यह बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, हिम्मत को बढ़ा रहा था, अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। और पतली सी आवाज में, क्योंकि ढोलक सुर बदलता रहता है, ढोल कभी कभी बीच बीच में, आपने सुना होगा, धाक धिना त्रिकट तिना, धाक धिना त्रिकट तिना। भाई ये तो राइमिंग सी हो गई, धाक धिना त्रिकट तिना, धाक धिना त्रिकट तिना। अरे गाने मत लगे ना आप लोग। हाँ, लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था। ये इसका मतलब क्या है, आपको पेपर में दे सकता है वो, कि धाक धिना त्रिकट तिना का मतलब क्या था। तो आप क्या बताओगे, बताओ बताओ क्या बताओगे। हम बताएंगे, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। मतलब धाक धिना त्रिकट तिना, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। मतलब अभी इसकी पकड़ से, इसके चंगुल से बाहर निकलो फटाफट से, फिर कुश्ती लड़ना। ढोल कह रहा था दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ लिया। तेरी गर्दन पकड़ के, और साला मुझसे ही भिड़ रहा था। और उसने ढोल की जैसी आवाज को फॉलो किया, तो वो क्या हो गया, उस दाव को काटकर बाहर निकल आया। और चांद सिंह की लपक कर उसने क्या पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली। अभी देखो मुर्गी की तरह गर्दन इसकी मरोड़ता है। तुरंत लपक कर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, वारे मिट्टी के शेर, ये शब्द अब पक्का वहां की जनता के हो सकते हैं। अच्छा, बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अब वहां का जनमत बदल गया। तो जनमत केवल एक पक्ष में नहीं था, अब फैसला जो है दोनों पक्षों में हो सकता है। अभी दोबारा ये जो कुश्ती हो रही है दाव काटने के बाद, इसमें पता लगेगा कि फाइनली जनमत का फैसला किसके पक्ष में आता है। जनमत मतलब जो वहां के जन थे, लोग थे, उनका मत, धारणा, मत मतलब धारणा, उनकी सोच बदल गई एकदम से। मोटी और भोड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। दोबारा से मोटी और भोड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे, चटाक चट धा, उठा पटक दे, चटाक चट धा, उठा पटक दे। हाँ, रैप बन गया ये तो, रैप बनाते हैं, चटाक चट धा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। हो गई ऐसी तैसी चांद सिंह की। ले धिना धिना धिक धिना, धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित्त करो। मतलब ये ढोल पर कंसंट्रेशन है लुट्टन सिंह का। चित्त करो मतलब वो लुट्टन सिंह ढोल के शब्दों को बहुत बारीकी से समझता था। क्यों? क्योंकि भाई लुट्टन सिंह ढोलक का वाला पहलवान भी है,
धा गिरधा, धा गिरधा, धा गिरधा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, और कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। तो कोई चिल्ला रहा है मां दुर्गा की जय और मां महावीर की, मां दुर्गा की जय और महावीर की जय, और कुछ ने तो श्यामनंद राजा जो था उसकी ही ध्वनि, उसकी ही जय ध्वनि गूंज दी। और अंत में सबने जय से जो है आकाश, पूरे जय जैसे आकाश गूंज उठा, जय। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता, ताल ठोकता मतलब आठ, आपको नहीं लगता पटक दिया आपने, ताल ठोकता हुआ इधर उधर उछलता कूदता हुआ पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया कि मैं आपकी वजह से ही क्या हुआ हूं, विनर हुआ। सबसे पहले उसने अपने गुरु ढोलक, ढोल ही उसका गुरु था हाल फिलहाल, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया और राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। सही बात है, वो मिट्टी में से आया था, उसने राजा साहब को गोदी में उठा लिया और राजा साहब के कपड़े गंदे हो गए। राजा साहब के मंत्री मंत्री होंगे जो गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन राजा कहता है ठीक है यार, बच्चा जीत के आया है, मिट्टी की उसने क्या लाज रखी है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, कपड़ा गंदे कर रहा है। अरे है गए थे, है गए। अरे किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो मेरे लाल बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। काय की लाज रख ली? मिट्टी की लाज। मातृभूमि की लाज रखना, मिट्टी की लाज रखना अवश्य रखना चाहिए। तो आपसे भी कह रहा हूं कि अपनी मातृभूमि की लाज आपको रखनी ही चाहिए हर हालत में। मिट्टी, मिट्टी से ही हम बने हैं और जिस मिट्टी पर आप रह रहे हो वो मिट्टी हमारी जननी है और इसलिए हमें उसकी क्या रखनी चाहिए? लाज अवश्य रखनी चाहिए। पंजाबी पहलवानों की जमायत, चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, बेचारा रोने लगा होगा। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत किया, पुरस्कृत, पुरस्कृत मतलब होता प्राइज, इनाम देना। पुरस्कृत किया, पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। वाह, केवल एक शील्ड ही नहीं दी, शील्ड ही दी, बोलो भैया शील्ड पकड़ो और निकलो, नहीं, राज दरबारी पहलवान घोषित कर दिया। कौन सा पहलवान? राज दरबारी रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर बुलाने लगे। लुट्टन से अब वो क्या हो गया? लुट्टन सिंह हो गया। पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का मतलब, उसकी जाति, जाति का है इसकी, अरे सिंह, सिंह जाति मतलब गड़बड़ हो रहा है। किसके सामने सिंह लगा दिया आपने? मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, जो मैनेजर साहब थे वो क्षत्रिय थे और लुट्टन सिंह क्षत्रिय नहीं था, फिर भी मैनेजर साहब थे, क्लीन शेप्ड थे, हाँ बढ़िया चिकने वो आके आए थे और कह रहे हैं ओ महाराज ये तो क्षत्रिय नहीं है, इसको आपने सिंह का टाइटल क्यों दे दिया? चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हां सरकार ये अन्याय है, और बोले सरकार ये अन्याय है, ये क्षत्रिय नहीं है, सिंह लगा रहे हो आप। पर राजा ने बोला, राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रियों का काम किया है। क्षत्रिय, क्षत्रिय काम करने से होते हैं, काम करो आप कायरों वाले और टाइटल रख लो क्षत्रिय वाला, तो नहीं हो सकता। काम भी कैसे होने चाहिए? क्षत्रियों वाले होने चाहिए। कभी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, कभी किसी महिला को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हो तो किसी निर्बल को नहीं सताओगे, क्योंकि छात्र धर्म कहता है कि आप महिला पर और निर्बल पर जो है अत्याचार नहीं कर सकते। आप रक्षक हो, भक्षक नहीं। तो और इस व्यक्ति ने काम किया है माटी की लाज रखने का, इसलिए यह क्षत्रिय है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि, स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह का मतलब प्रेम होता है, प्रेम ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कितने चांद लगा दिए? एक चांद को हराकर पट्टे ने अपने आगे क्या लगा लिए? 4 चांद लगा लिए। 4 चांद लगाने का मतलब ये नहीं कि 4 चांद लगा लिए, चांद लिए एक इधर से 2 इधर से तोड़ ताड़ कर अपने ऊपर लगा लिया। अरे भैया, तो 4 चांद लगा दिए। तो ध्यान रखना, लुट्टन की पहलवान
पहलवान की कीर्ति, लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी में मुंह घुसेड़ दिया, सीधा सीधा आसमान हट। अब तो लुट्टन सिंह वास्तव में ही बड़ा पहलवान हो गया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। लोग कहते थे काला, ये क्या नाम है इसका, काला खां। हाँ, आज होता तो अपन इसे कल्लू कालिया कहते। ये जो काला खां है, इसको देखकर लोगों के दिमाग में एक भ्रम था कि इससे जो लड़ा उसको तो पक्का, जो इसकी पकड़ में आ गया लकवा मार गया, लटका के चलता होगा पहलवान शरीर। पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि लुट्टन सिंह ने उसको भी पछाड़ दिया और लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। सब लोग उसे देखने आते, उसकी कुश्ती देखने आते। चिड़िया खाने में, जैसे चिड़ियाघर में लोग पिंजड़े में देखने आते ना, तो ये शेर है, वैसे ही इसको देखने आते। पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। जब भी वो दहाड़ता तो लोग कहते राजा का बाघ बोला, तो उसे राजा का बाघ बोलने लगे लोग बाघ। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते। पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहन अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता दुकानदारों को टोहल करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पर सब लोगों को देखो भाई, जब फेमस व्यक्ति हो जाता है तो उसको अपनी दुकान पर बुलाते हैं, तो अगर कुछ खा पी जाता है तो फेमस हो जाते हैं। जैसे देखिए एक चाय वाला भी फेमस हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि उसकी दुकान पर भी कोई फेमस व्यक्ति आकर चाय पी गया होगा। तो ऐसे ही लुट्टन सिंह पहलवान को बुलाते, रसगुल्ला खिला देते हो, वो भी 10-20 रगड़ता होगा अच्छे। 2-4 रसगुल्लों से क्या हो रहा है उसको देखते हैं। और झूमता चलता दुकानदारों के चौहल करने की जो सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले तनी मतलब थोड़ा बड़ा क्यों, ले आप 1.5 सेर, थोड़ा बड़ा तनी मनी क्यों यार, थोड़ा 1.5 सेर लेके आओ, ऐसे क्या होता है, बहुत सारा खाएंगे हम तो। और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला, जानते 2 सेर कितना हो, 2 किलो। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्थ करके, 2 सेर रसगुल्ला खाए, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, पान 8 तेरी 10-20 पान, 8-10 पान की गिलोरियां ठूस के, 8-10 पान खाके, और उसके बाद ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। जब लौट रहा होता था तो क्या स्थिति होती थी, अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वापस जाता। ये पूरा सीन था उसका लौटने का। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें बुद्धि नहीं आई, बल तो आया, बुद्धि नहीं आई। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर दे में मिट्टी मल के और उछाल कर ऐसे मिट्टी मलता, मल मलू के और उछाल के मिट्टी और आगे बढ़ जाता। कोई लगता नहीं है अपन को, अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे और अपने आप को कैसा प्रूव करने का प्रयास करता, सांड हूं मैं यहाँ का, भैंसा हूं मैं यहाँ का, कोई भिड़ मत जाना। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। कितने साल तक इतने राज दरबारी पहलवान बनकर रहा? 15 साल। ये पोटी बन सकती है। पहलवान अजय रहा, 15 साल तक इसे कोई हरा नहीं सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब तो वो दंगल में अपने बच्चों को भी ले जाने लगा। शादी तो हो गई थी ना, आपको पता है, इसकी 9 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, तो बच्चे भी हो गए। अब तो पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, अब तो विधवा सास भी स्वर्ग की ओर निकल गई।
पहलवान की स्त्री भी 2, पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग से, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया। तभी मरते चले जा रहे हैं इसकी जिंदगी में। तो जिंदगी वास्तव में खराब है इसकी। पत्नी भी मर गई, सास भी मर गई, माँ बाप भी मर गए, बचा कौन? 2 बच्चे हैं इसके पास अभी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले, गठीले मतलब हट्टे कट्टे और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। कैसे निकलेंगे? बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। सबको लग रहा था कि अब तो यही लड़के पहलवान बनेंगे, बाप के बाद यही संभालेंगे पहलवानी की कमान। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, खुद ढोलक बजाता, उनसे एक्सरसाइज करवाता, करो बेटा तभी जीतोगे। लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता, समझे ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। उसने सिखाया वही, ढोलक की ताल से अपने आप को मैच कराना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है, समझे? ये ढोल से मैंने सीखी है पहलवानी। ढोल की आवाज को के प्रताप से ही, प्रताप मतलब तेजस्व, उसकी ताकत या शक्ति से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, फिर भाई अपने जो राजा है उसको कैसे खुश रखना है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि की शिक्षा नित्य दिया करता था। अपने बच्चों को भी वो सिखा रहा था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, राजा गए। अब राजा के परिवार के जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। और अब हो सकता है इसको उतना ना पूछा जाए, देखते हैं पूछते हैं कि नहीं पूछते। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही, नया राजकुमार विलायत से आया पढ़ लिख के, राज्य को अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब ने समय शिथिलता, राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई, सब परिवर्तित कर दिया उसने। शिथिलता मतलब एक जैसा चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब सब परिवर्तित हो गया। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। क्या होता है, जैसे कीपैड मोबाइल का स्थान कौन ने ले लिया? एंड्रॉइड फोन ने ले लिया। वैसे ही जैसे पुरानी वाली जो मोटरसाइकिल थी या स्कूटर थे, उनका स्थान किसने ले लिया? मोटरसाइकिल ने ले लिया, ई एक्टिवा ने ले लिया, ई बाइक ने ले लिया। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी चीजें होती हैं उनको हटाकर नई वस्तुएं जो है परिवर्तित करके लाई जाती हैं। तो ऐसे परिवर्तन का नियम लगा हुआ है, परिवर्तन है ही। अगर आप आपको अपने अप टू डेट नहीं रखोगे तो आप क्या कर दिए जाओगे? हटा दिए जाओगे। आप में अगर जंग लगेगी तो हटा देगा, नेचर ही खत्म कर देगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखना है, दिमाग में जंग नहीं लगनी चाहिए। दिमाग को हमेशा अप टू डेट रखो। बहुत सारे परिवर्तन हुए यहां पर। इन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। पहलवान भी बेचारा इसकी चपेटाघात मतलब इसकी लपेटे में आ गया। क्या लपेटे में आ गया? दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। दंगल वंगल कोई नहीं होगा, पहलवान जाओ, ये तुम अपने घर हो गई पहलवानी, जाओ जंगल दंगल कराएंगे। अब दंगल नहीं कराएंगे, अब क्या कराएंगे? अब घोड़ों की रेस कराएंगे। दंगल की कोई जरूरत नहीं है। पहलवानों को हटा दिया गया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, राजकुमार भाई इट्स टेरिबल, इतना सारा खर्चा खाते हो तुम, इतने सारे गुलाब जामुन खा जाते हो यार तुम, कितना नुकसान कर रहे हो तुम राज दरबार का। चलो आज नहीं, अब नहीं खिला पाएंगे तुम्हें जानवरों की तरह। उसको भगा दिया गया। इतना भोजन खिलाने के लिए हम पे ना है पैसा। टेरिबल बोला। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, भयानक, इतना भयंकर। भैया ये टेरिबल हॉरिबल वाले आ गए, तो अब तो ये बुल के ऊपर पैसा लगाएंगे, ना कि पहलवानों के ऊपर, ना कि पहलवानों के ऊपर, बल्कि घोड़ों के ऊपर पैसा लगाएंगे। पहलवानों को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। क्या करे बेचारा, भगा दिया राजा ने। जैसे ही राजा ने उसे भगा दिया तो लौट आया बेचारा। चलिए, गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी, बेचारे के लिए एक झोपड़ी हो गई। वहीं रहकर गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। पहलवान जो अब गांव के लोगों के बच्चों को क्या करने लगा? पहलवानी सिखाने लगा। और अब राज दरबारी वो पहलवान नहीं रहा, लेकिन खर्चा वर्चा जो है गांव के लोगों से जो है सबसे इकट्ठा होकर मिल जाता था। एक तरीके से भीख का जीवन सा हो गया उसका बेचारे का। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित जो कहानियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं।
और इन कहानियों में एक ठेस कहानी भी है, उसमें भी ऐसे ही एक कलाकार की भावनाओं को ठेस लगी हुई थी। चलिए इसमें हम आगे और देखते हैं। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दावपेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर जो डेली वाले मजदूर होते, खेती किसानी वाले मजदूर, ये बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, बेचारों के पास इतना पैसा ही नहीं था वो कुश्ती सिखा सके, पैसा ही नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए कहां से लड़ेंगे बेचारे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अब तो पहलवान के यहाँ सीखने ही नहीं आते थे बच्चे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि पैसे ही नहीं थे बेचारों के पास। भोजन तो चाहिए ना, आप जिंदगी करते हो तो कितना खाना पीना खर्चा होता है। अंत में अपने दोनों पुत्रों को वह ढोलक बजा बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। और अब इनका गुजर किससे होने लगा? जो मजदूरी हो रही थी उस मजदूरी से ये गुजर करने लगे, क्योंकि गांव वालों ने तो अब देना बंद कर दिया था, उनके पास खुद ही नहीं था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। वज्र एक प्रकार का मतलब जैसे किसी के ऊपर वज्र ही फेंक दिया गया। वज्र मतलब एक प्रकार का हथियार होता है वज्र। ऐसे ही वज्रपात का मतलब यहां परेशानी है। गांव के ऊपर अचानक से क्या टूट पड़ी? एक परेशानी टूट पड़ी। कैसी परेशानी टूट पड़ी? पहले अनावृष्टि, पहले बारिश नहीं हुई, फिर अन्न की कमी, अब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। अब तो गांव बेचारा भूंज रहा है, तैसी हो रही है गांव की। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई, अन्न नहीं हुआ, मलेरिया हैजा सब मिलकर गांव की ऐसी तैसी कर रहे हैं। गांव प्राय सूना हो चला था, घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। अब तो गांव में 2-3 लाशें डेली उठने लगी। क्यों? मलेरिया और हैजे का कोई इलाज ही नहीं था। शुरू में जो पढ़ा था वो अब अपन को सीखने को मिलेगा। तो बीच में क्या था? बीच में उसकी लाइफ स्टोरी थी कि भाई कैसे चली उसकी 15-20 साल की लाइफ, 15-16 साल की, 15 साल की लाइफ। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरब होता था, चहलकदमी होती थी, हाहाकार तथा लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरब मतलब किसी प्रकार का शोर शराबा होता रहता था, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। जैसी सुबह होती थी तो लोग बाहर बैठ जाते थे, थोड़ा एक दूसरे से बात कर लेते थे, मन थोड़ा हल्का कर लेते थे। यार आज तो जो है बहुत ही सरदर्द हो रहा था, आज बहुत ही लोटा लेके ही बैठे रहे, आज हम पूरी रात भर, ऐसी तमाम प्रकार की बातें वो करते थे, परेशानी अपनी बता रहे थे एक दूसरे को। लेकिन शाम होती थी तो फिर अपने घर में घुस जाते थे और फिर वही काली रात सबको परेशान करती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में कुछ तो जो है एनर्जी थी जिससे उनके बाहर निकल आते थे और सुख दुख को बांटते थे, एक दूसरे को आत्मीयता देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। हाँ कभी कभी ऐसा होता था, किसी का पति मर गया, अब अड़ोसी पड़ोसी टुकरियां आ गई, अरे दुल्हन क्या करेगी बेटा, अब तू रोकर क्या करेगी, जो गया सो गया, जो होना था वो हो गया, जो है उसको तो देख, तेरा एक बालक तो है। अगर बालक गया तो एक बालक तो है, और पति गया तो फिर बालक तो है, उनको देख। अब देखिए अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया चला गया, वह तुम्हारा था ही नहीं, वह जो है उसको तो देखो, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे। और दूसरी बोल पड़ी, भैया यार घर में मुर्दा रखकर कब तक रोगे, जो गया सो गया उसको जाओ फूको फाको, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। और कुछ लोग कहते थे यार पैसा नहीं है घर में, नहीं है दाने और अम्मा चली बुझाने, पैसे है नहीं है तो कफन की क्या जरूरत है भैया, ठीक है नदी में जाके बहाए आओ। बहुत बुरी स्थिति भाई, ये हृदय विदारक स्थिति कहते हैं इसे, दिल को झकझोर देने वाली स्थिति कहते हैं इसे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। माँ भाई पुत्र आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, माँ क्या करे, कलेजा सा फट जाता होगा उन माओं का जिनका पुत्र उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। माँ खुद बीमार है, हो सकता है। रात्रि की विभीषिका तांडव मचा रही थी, वो सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती। जो रात्रि का जो मतलब एक तरीके से भीषण जो रात्रि थी, वो रात्रि को केवल एक ही वस्तु चुनौती देती, वो थी पहलवान की ढोलक। संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार
पथविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। वो कैसे भी ढोलक बजाता हो, लेकिन गांव के जो अधमरे लोग होते थे उनमें संजीवनी शक्ति की ऊर्जा उसकी ढोलक भरती रहती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था जैसी ढोलक बजती थी। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी जो है नाड़ियां नसें जो होती थी, उसमें बिजली दौड़ जाती थी ढोलक की आवाज सुनकर। अवस्थी ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, और मतलब मैं ये कहूंगा ना तो उसमें महामारी को रोकने की शक्ति थी, और ना ही उसमें उसको खत्म करने की शक्ति थी। महामारी का जो प्रकोप था उसको खत्म करने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। ढोलक जब बजती रहती थी, वो ढोलक के साथ ही धीरे धीरे ढोलक बजती, और वो धीरे धीरे अपनी मृत्यु में जो है चले जाते। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, बार बार चपेटाघात, हाँ, लपेटे में आए। कौन के लपेटे में आए? क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े। तो उस दिन क्या हुआ? असह्य वेदना मतलब जिसे हम सहन नहीं कर सकते, असह्य वेदना से, हाँ, जो टॉलरेबल ना हो, छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। मतलब अब शरीर एक्चुअल में जवाब देने लगा था उन बच्चों का, दोनों का। तो वो कह रहा बाबा उठा पटक दो ताल बजाओ, मतलब ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। उसने बजाया चटाक चटदा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों बच्चे उल्टे पड़े हुए हैं, दोनों पेट के बल बिल्कुल अस्थिर, मतलब दोनों स्थिर एकदम से, दोनों शांत पड़ गए एक तरीके से पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, मतलब बेचारे बहुत ही बुरी दशा में मृत्यु हुई इनकी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी, दोनों बहादुर गिर पड़े। और उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। उसने जो रेशमी जांघिया मतलब लंगोट जो मिला था उसको पहन लिया पहलवान ने। मतलब उसने इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डिगने नहीं दिया। सारे शरीर से मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। भाई ये दृश्य जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ये दृश्य वास्तव में किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से झकझोर देने की क्षमता रखता है कि कोई व्यक्ति अपने दोनों पुत्रों को लादकर अगर नदी में बहाने जा रहा है तो ये कितनी मतलब बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई, कितनों ने कहा कि अब तो जो है ये ढोलक नहीं बजाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों बच्चे मर गए, बेचारा ढोलक क्यों बजाएगा। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली और सारे शरीर से मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि उसकी ढोलक, उसके जो ढोल था वो भाई कई लोगों की हिम्मत बनी हुई थी। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी और फिर से सुनाई दिया कि पहलवान की ढोलक चालू हो गई। आज रात फिर से उसने ढोलक बजाना चालू नहीं की, क्योंकि गांव उस पर आश्रित था। उसकी ढोल की आवाज पर गांव का दर्द कम हो जाता था। अब आपको दर्द नहीं, वो तो उसकी ताल सुन सुनकर जो है प्राण उनके आसानी से निकल जाते थे। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। भाई इतना बड़ा कलेजा है उसका कि मतलब कितना बहादुर व्यक्ति है ये, कि भाई इतने में तो आदमी टूट जाएगा। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण मतलब रोग से ग्रसित कुछ गांव के जो दिलेर आसपास के जो मतलब बहुत ही क्लोज लोग थे पहलवान के, उन्होंने वो भी रोगी थे, उनको भी रोग ने घेर रखा था, फिर भी वो गए कि यार आज ढोलक क्यों नहीं बज रही। शिष्यों ने, अच्छा वो शिष्य थे उसके, शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित्त पड़ी हुई थी। आज पहलवान को चित्त कोई कर पाया है तो ये परिस्थिति ने उसे चित्त कर दिया, इस बीमारी ने चित्त कर दिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहलवान को किसने चित्त किया था, तो पहलवान को चित्त उसकी गरीबी ने और उसकी बीमारी ने, महामारी ने जो वहां पर हैजा और बीमारी थी उसने चित्त किया था। बाकी उसे कोई पछाड़ नहीं पाया था। लाश चित्त पड़ी है। आंसू पहुंचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। वैसे हम लोगों को जनरली क्या होता है कि लाश को हम चित्त ही लेटाते हैं,
लेकिन उसने कहा मुझे चित्त नहीं लिटाना, क्योंकि मुझे इस दुनिया में कोई चित्त नहीं कर पाया। मुझे पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। और जो शिष्य है वो उस तरीके की भाषा बोल रहा है उसी की तरफ से, उसके भी गला भराया कि चिता सुलगाते समय जब मुझे जलाओ तो मेरे सामने क्या बजा देना, ढोल बजा देना। ये जो सीन है वो बहुत ही दुख भरा सीन था, इसलिए बेचारा उसका भी गला भराया, वो भी ज्यादा नहीं बोल पाया। तो इस प्रकार पहलवान की ढोलक जो चैप्टर है वो संपूर्ण हुआ। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो कैसे बनेंगे और ये चैप्टर क्या अर्थ देता है, क्या आशय देता है, क्या मीनिंग इसका निकलता है, वो सारी बातें आपको क्वेश्चन आंसर में समझने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।